गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखो भैया, आप ये सोच रहे होंगे कि सर शाम को तो लोक देवियों की क्लास होने वाली थी, आप ये क्या बता रहे हो। तो ये इसलिए बता रहा हूँ भैया क्योंकि आज कुछ कमेंट ऐसे आए हैं कि जिनको देखकर मुझे भी ये लगा कि आपको राय देनी चाहिए। देखो, कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर हम पढ़ तो रहे हैं, हम कैसे पढ़े कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम किस प्रकार से तैयारी करें, हम कौन सी गाइड से तैयारी करें, सर हमें कुछ ट्रिक्स दो, कुछ हमें टिप्स बताओ। तो आज का अपना जो वीडियो है वो यही है कि भैया बीएसटीसी में आपका सिलेक्शन कैसा हो और सिलेक्शन करने के लिए आपको कम से कम कितनी स्कोरिंग क्रॉस करनी है। 400 नंबर तो आपको किसी भी हालत में क्रॉस करने ही होंगे भैया। अगर 400 से नीचे आपकी स्कोरिंग रहती है तो आप उम्मीद मत करो कि आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन हो सकता है। देखो, पीटीटी है, पीटीटी भैया 1 लाख के लगभग सीटें होती है, वहाँ पे थोड़ा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन बीएसटीसी में सीटें जो है वो काफ़ी कम होती है, 20 से 22 हज़ार के लगभग सीटें होती है और कंपटीशन होता है भयंकर। भयंकर कंपटीशन क्यों होता है आपको पता है? क्वेश्चन कितने आते हैं? टोटल 200। देखो, ये 4 पार्ट होते हैं अपने बीएसटीसी में। शिक्षण अभिरुचि, राजस्थान जीके, मानसिक योग्यता जिसको अपने रीजनिंग बोलते हैं, और हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी। ठीक है, एक तो अंग्रेजी हो गया, एक इनमें से हो गया। ये 4 पार्ट होते हैं। चारों पार्टों में आपके 150 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 200 क्वेश्चन हो गए भैया। और नंबर कितने हो गए? 600, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके कितने अंक का होता है? 3 अंक का होता है। और समय कितना मिलता है आपको एग्जाम में? 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब हो गया 180 मिनट। और 180 मिनट में क्वेश्चन कितने करने हैं आपको? 200। अब आप खुद हिसाब लगा लो कि एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट का समय भी नहीं दिया गया है। अब ये सोचो कि कैसे सिलेक्शन करें। तो भैया देखो, बीएसटीसी जो है उसमें पेपर टफ नहीं आता है, उसमें सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो एक ट्रिक के माध्यम से, एक मतलब रणनीति के माध्यम से पेपर को पूरा सोल्व कर लेता है। जो बच्चा पूरा पेपर सोल्व कर लेगा उसका सिलेक्शन श्योर है। अब वो पूरा पेपर कैसे करे, सबसे पहले कौन से पार्ट को करे, उन्हीं बातों पर अपने चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहना। देखो भैया, मैंने जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से आप कोशिश करना पेपर को सोल्व करने की। या फिर एक काम करो, सबसे पहला जो काम है आप इस पेपर को सोल्व करो। सबसे पहला जो भाग है वो कौन सा करना है आपको? शिक्षण अभिरुचि का करना है। शिक्षण अभिरुचि का देखो, पेपर करते समय भैया सबसे मेन चीज जो है वो आपकी सोच है। आपकी सोच जो है वो बिल्कुल एक टीचर की तरह बना लो आप, कि एक टीचर कैसा सोचता है, कैसा व्यवहार करना है, क्या करना है। मतलब सोच कैसी होनी चाहिए आपकी? पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको मतलब विद्यार्थी के हित की बात करनी है, ये ध्यान रख लो। कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस क्वेश्चन का आंसर वही होना चाहिए जिसमें विद्यार्थी का निहित हो। मतलब विद्यार्थी के हित में अगर क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है तो वही आंसर आपको करना है। और देखो, इस पार्ट की एक खास बात और होती है, इसमें 0 नंबर नहीं आते। लगभग स्टूडेंट के किसी के 1, किसी के 2, किसी के 3 नंबर ऐसे आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे सर? देखो, मैं आपको एक आंसर, एक क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, इसमें देखो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। एक क्वेश्चन आ गया कि एक लड़का है, वो क्लास के अंदर बदमाशी कर रहा है, शोर कर रहा है, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा है, बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है, सारे दिन बदमाशी करता रहता है। तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करोगे? इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया। अब उसमें ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन तो दे दिया कि आप जो है उसकी पिटाई करोगे। पहला ऑप्शन क्या दे दिया? पिटाई। दूसरा ऑप्शन दे दिया आप उसको क्लास से बाहर निकाल दोगे। तीसरा ऑप्शन दे दिया आप उसके माता पिता से उसकी क्या करोगे? शिकायत करोगे। और चौथा ऑप्शन दे दिया कि आप उस स्टूडेंट को अपने पास में बुलाओगे, उससे बातचीत करोगे और यह जानने का प्रयास करोगे कि यह लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करोगे। अब ये 4 ऑप्शन हो गए भैया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इन चारों में से आपको उत्तर देना होता है। इनमें क्या होता है, जो सबसे बेस्ट उत्तर देता है उसको तो 3 अंक मिलते हैं, जो थोड़ा मीडियम सा आंसर देगा उसको 2, और जो थोड़ा सा और नीचे आंसर देगा उसको 1, और जिसका आंसर सबसे खराब होगा उसको क्या मिलेंगे? 0। अब इसी क्वेश्चन में देखो भैया, इनमें से एक टीचर पिटाई करेगा, बाहर निकालेगा, माता पिता की शिकायत करेगा, या बातचीत करके उस
लड़के की जो समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करेगा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तो अब आपको दिख रहा होगा इसमें सबसे घटिया जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ये है। इतना तो आप आइडिया लगा सकते हो। तो ये तो आपको करना ही नहीं है। अब इन तीनों में से आप कोई सा भी करोगे ना तो उसमें आपको अंक मिलेंगे। जैसे एक अंक कब मिलेगा, जब आप ये करोगे, उसको क्लास से बाहर निकाल दोगे। बाहर निकालने से क्या सॉल्यूशन हुआ, आज आपने बाहर निकाल दिया, एक दो दिन वो शांत बैठेगा फिर वापस करने लग जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं हुआ। तो ऐसा आप आंसर दोगे तो आपको शायद 1 नंबर मिल जाएगा। उसके माता पिता से आप शिकायत करोगे, माता पिता से शिकायत करोगे तो भैया हो सकता है कि वह स्टूडेंट आपसे घृणा करने लग जाए, वो स्टूडेंट आपसे नफरत करने लग जाए, या हो सकता है वो सुधर भी जाए। तो ये भी कोई अच्छा या सटीक आंसर नहीं हुआ, इसमें आपको 2 अंक मिल सकते हैं। तीसरा जो आंसर है, चौथा जो आंसर है भैया सबसे मेन, कि आप उस बच्चे को एकांत में अपने पास बुलाओगे, उससे पूछोगे आप ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी क्या समस्या है, उस समस्या को आप निपटाने का प्रयास करोगे, उस समस्या को दूर करने का प्रयास करोगे। ये सबसे बेस्ट आंसर हुआ। तो इसका आपको कितना अंक मिलेगा, 3 अंक। तो कहने का मतलब हो गया शिक्षण अभिरुचि का पेपर हल करते समय भैया आपकी सोच जो है वो एक अच्छे शिक्षक की होनी चाहिए। एक अच्छा शिक्षक क्या करता है, आप स्कूल में देखते होंगे, सारे आप 12वीं पास करके आए हो, आपके भी कोई बेस्ट टीचर होंगे, उनका व्यवहार कैसा है आपके प्रति, वो कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, वो आप लोग देखते हो या नहीं देखते। तो आपको वैसा ही सोचना है। और सोच किसके ऊपर होनी चाहिए निर्भर, विद्यार्थी के हित पर निर्भर होनी चाहिए। ऐसी सोच रख के भैया आपको सबसे पहले कौन सा पेपर करना है, शिक्षण अभिरुचि का पेपर करना है। और इसमें जहां तक हो सके आपको ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 140 नंबर की स्कोरिंग करनी ही है। अब आप सोच रहे हो गुरुजी 140 तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लास्ट ईयर भी मेरे कुछ स्टूडेंट थे जिनके 144 तक नंबर आए हैं। कोमल यादव थी मेरी एक स्टूडेंट, उसने 144 नंबर प्राप्त किए शिक्षण अभिरुचि में, और 140 से ऊपर तो 5-7 थे। क्यों, बस आपको थोड़ा सा मैंने क्या बताया, आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव बना लो। विद्यार्थी का नुकसान करने वाली सोच नहीं होनी चाहिए। जो भी आंसर दो वो आंसर विद्यार्थी के हित में होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। दूसरा पार्ट आता है भैया जीके, राजस्थान जीके। ये आपके लिए एक प्रकार से नया ही टॉपिक है, समझ रहे हो, नया टॉपिक है। और देखो भैया राजस्थान जीके की एक खास बात होती है, जीके का कोई एंड नहीं है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मैंने आज आपको 3 दुर्ग पढ़ाए, मेहरानगढ़ पढ़ाया, जालोर पढ़ाया, शिवाना का दुर्ग पढ़ाया, तीनों दुर्ग पढ़ाए और मैंने लगभग सारी बातें उन दुर्गों में बताई है। लेकिन फिर भी उन दुर्गों से अगर अगला क्वेश्चन पूछना चाहे तो कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि जीके की कोई एंडिंग नहीं है भैया। अब मेहरानगढ़ का दुर्ग मैंने बता दिया कि हाँ राव जोधा ने 1459 में बनाया, अगला क्वेश्चन पूछ ले कब तो स्टार्ट किया, कब बनाया, कितने साल लगे, ये लो। मतलब किसी प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जीके की कोई एंडिंग नहीं है, आपको जितना आ रहा है उतना कोशिश करो, और ज़्यादा भी नहीं तो 50% नंबर जो है वो जीके में आप लेने की कोशिश करो। मतलब जैसे मान लो 150 नंबर का है तो आप ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 80 नंबर अगर आप जीके में लाते हो तो आप अच्छी कंडीशन में हो। 80 नंबर भी आप अगर ला सकते हो। अब बात करते हैं भैया तीसरे सब्जेक्ट की, मानसिक योग्यता या रीजनिंग जिसको बोलते हैं। भैया रीजनिंग में नंबर लाने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्या करना है आपको, प्रैक्टिस। सबसे बेस्ट तरीका यही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, प्रैक्टिस करो। एक बुक से करो, दूसरी बुक से करो, तीसरी बुक से करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम डेली के 2 घंटे आपको किसको देने हैं, रीजनिंग को देने हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी। शुरू में आपके हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, आप किसी टीचर से पूछ सकते हो, किसी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, कैसे भी आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर आपका धीरे धीरे अपने आप ही इंटरेस्ट आने लग जाएगा। रीजनिंग एक सब्जेक्ट ऐसा है, धीरे धीरे आपको अपने आप ही इंटरेस्ट आने। जैसे क्वेश्चन आ गया 1, 3, 5, 7, अब यहाँ क्या आएगा, ये लो, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये लो यहाँ क्या आएगा, इस प्रकार की आती है भैया, नॉर्मल रीजनिंग आती है। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कंटिन्यू 2 घंटे प्रैक्टिस करते हो तो मेरे ख्याल से आपके रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपको ज़्यादा में नहीं तो कम से कम आपकी स्कोरिंग जो है वो 125 से 130 के बीच में होनी
चाहिए। इतना आपको स्कोरिंग करना ही करना है, और इतना हो सकता है भैया, आसानी से हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो मेरे ख्याल से आपके ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चौथा पार्ट आता है भैया हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। इनमें भैया देखो, इनसे संबंधित तो क्वेश्चन आते हैं 30 और इंग्लिश के आते हैं 20। 30 और 20 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे भैया? आपके हिंदी में वही सिलेबस है जो आपने कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, 11, 12 इनकी व्याकरण में जो आपने पढ़ा है, वही सिलेबस आपके BSTC में है। तो यहाँ मेरे ख्याल से आपके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यहाँ आप आसानी से 120 से 25 नंबर आराम से ला सकते हो। क्लियर है? ये टारगेट आपका होना चाहिए। इस टारगेट को आपको अचीव करना ही करना है। अब एक बार आप टोटल कर लो, मान लो 125 इसके मान लो, 125 इसके मान लो, कितने हो गए ये? 250। 140 ये हो गई और 80 ये हो गई। 8 और 4 12, 12 और 5 17 और ये हो गए भैया 470। अब आप देख लो, मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट तैयारी करेगा वो इतने नंबर आराम से ला सकता है, क्योंकि मैंने कम से कम स्कोरिंग की है। आप पिछले साल के रिजल्ट उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। 400 से कम में तो भैया बिल्कुल उम्मीद ही मत करना। आप ये मत सोचना कि गुरुजी मेरा नंबर आ जाएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये 12वीं क्लास नहीं है कि हाँ गुरुजी मेरे 60% बन गया, मेरे पास 65 बन गया, मेरे 70 बन गया। यहाँ आपको जो मेरिट होती है, जो कट ऑफ होती है, उसमें आना जरूरी है। यहाँ चूक गए, वापस 1 साल बैक हो गए आप, ये मान लो, और यहाँ आपका सिलेक्शन हो गया। 2 साल में आपकी BSTC हो जाएगी, और 2 साल बाद जैसे ही रीट की भर्ती आती है, आप रीट की तैयारी करो, शानदार आराम से आपका सिलेक्शन होगा। लेवल फर्स्ट पे आप ही का राज है, और किसका राज है? अब देखो भैया, ये तो हो गई इतनी बात। अब इनके लिए करे क्या सर? अब कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हाँ सर ने राय तो दे दी, लेकिन इसको कैसे फॉलो करे? तो देखो, फॉलो करने के मैं आपको कुछ सिस्टम बता रहा हूं। अगर आपको अच्छे लगे तो आप उनको अपना सकते हो, आपको अच्छे नहीं लगे तो वो आपकी इच्छा है। देखो भैया, ये रूल्स आप फॉलो करो। क्या रूल्स है? सबसे पहला है एक गाइड। कई स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर कौन सी गाइड ले, सर कौन सी बुक लाए, एक बुक से पढ़े, 2 से पढ़े, सर कब पढ़े, सुबह पढ़े, शाम को पढ़े, रात को पढ़े, दिन को पढ़े, कब पढ़े? तो देखो, सीधी सी बात है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, और जहाँ तक मानना है PTT के एग्ज़ाम की डेट तो 16 सितंबर हो गई है डिक्लेयर, और जल्द ही BSTC की भी हो जाएगी। तो सितंबर या अक्टूबर में आपकी एग्ज़ाम होगी। क्लियर है? अब आपको एक गाइड लेनी है। वो गाइड जो है वो कौन सी लेनी है वो आप पे डिपेंड करता है। मार्केट में जाओगे भैया, आपको मार्केट में बहुत सारी गाइड्स मिल जाएगी। BSTC से या PTT से रिलेटेड आपको 50 तरह की गाइड मिल जाएगी। आप उन गाइड्स को देखो, आपको जिस गाइड की लैंग्वेज आसानी से समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ यार इसकी लैंग्वेज ईजी है, जिसमें अनावश्यक मैटर नहीं है। कई गाइड होती है इतनी इतनी मोटी दे देता है, अगला 500 2-2000 पेज की, वो कैसे पढ़ी जाएगी ये बताओ? गाइड ऐसी लो जिसमें अच्छा मैटर दिया हो, शॉर्ट में दिया हो, पूरी बात कही गई हो। ऐसी कोई भी आप गाइड आपकी इच्छा के अनुसार ले सकते हो। क्लियर है? फर्स्ट बात, ज़्यादा से ज़्यादा ये काम ज़्यादा से ज़्यादा करना है भैया। क्या? पेपर सेट। देखो, आप मार्केट में जाओगे भैया, आपको पुराने पेपर मिल जाएंगे बहुत सारे। जितनी भी आज तक BSTC की, PTT की जितने भी आपकी एग्ज़ाम हुई है, उनके आप ले आओ पेपर सेट। पेपर सेट मतलब कौन कौन से पेपर, जैसे लास्ट ईयर का पेपर, उससे लास्ट ईयर का, मतलब पिछले 8-10 सालों के पेपर ले आओ। उनमें देखो किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, या मॉडल पेपर ले आओ, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, सोल्व करने की कोशिश करो। मतलब प्रैक्टिस करो आप। सबसे मेन चीज़ है यही। पढ़ते हो आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको कितना याद हुआ, कितना आपने पढ़ा है, उसका आकलन कैसा होगा? तभी तो होगा जब आप पेपर सोल्व करोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर सोल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन जो है उसको 20 तरीके से अगला आपको पूछ सकता है। समझ रहे हो? तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, पेपर सोल्व करना है। बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे आपको, सीखवाल के मिल जाएंगे, आपको मुम्बल के मिल जाएंगे, आपको राय के मिल जाएंगे, बहुत सारे मार्केट में है, कोई से भी आप ले सकते हो। आपको सिर्फ क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तीसरा आता है भैया एक ही चैनल। एक ही चैनल। देखो, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं, सारी सुविधाएं उनके पास में नहीं है, आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है, जो यूट्यूब से अपने पढ़ाई करते हैं। उनके सामने ये समस्या आती है कि सर मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ, कौन से चैनल से पढ़ूँ?
कई स्टूडेंट के कमेंट आए हैं मेरे पास में कि सर मैं किससे पढ़ूँ, वो सर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो देखो इसका सीधा सा सॉल्यूशन एक ही है भैया, यूट्यूब के ऊपर आपको 50 तरह के चैनल मिल जाएंगे, बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे आपको यूट्यूब के ऊपर पढ़ाने वाले। कोई बिना पैसों के पढ़ा रहे हैं, कोई पैसों के पढ़ा रहे हैं, कोई 500 रुपये फीस ले रहा है, कोई 1000 रुपये फीस ले रहा है, कोई फ्री में पढ़ा रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है इनमें से कि सर सबसे बेस्ट चैनल कौन सा है। तो देखो आप हो सकता है इनकी क्लास लेके देख लो, समझ रहे हो, आप इनकी क्लास लेके देख लो। यहाँ पे आपको उनका तरीका देखो कि वो किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे मान लो आपने इन 2 चैनल की क्लास ले ली, सपोज करो दोनों अच्छा पढ़ा रहे हैं, दोनों की आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में से बेस्ट कौन है, इसकी तुलना कैसे करें। तो इसकी तुलना करने का सीधा सा तरीका है, आप ये देखो कि इनमें से ज़्यादा बातें कौन बता रहा है, समय कम कौन ले रहा है। समझ रहे हो, जैसे मान लो कोई भी है भैया, जैसे अपने चैनल की बात कर ले या कोई और चैनल की बात कर ले। जैसे मान लो किसी चैनल वाले ने आपको मारना कुंभा पढ़ा दिया, ठीक है, एक चैनल वाला मारना कुंभा पढ़ाने में 30 मिनट का समय ले रहा है, एक चैनल वाला 1 घंटे का ले रहा है। अब यहाँ पे कई स्टूडेंट को ये अच्छा लगता है, कईयों को ये अच्छा लगता है। 30 मिनट वाला है वो बातें नहीं कर रहे, आपको पढ़ा रहे हैं, ओनली बस पढ़ाने से मतलब है। 1 घंटे वाला है वो बीच बीच में डायलॉग भी मार रहा है, शायरियाँ भी मार रहा है, बातें भी कर रहा है, आपकी लाइव क्लास ले रहा है, कमेंट पढ़ रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पे समय ज़्यादा खराब हो रहा है। अब आपको इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करना है वो आप पे डिपेंड करना है। चैनल ऐसा दो जहाँ पे कम से कम समय खराब हो, ज़्यादा समय खराब ना हो, जो पूरा मैटर बताता हो, जो वो पढ़ा रहा हो वो आपके अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो। ऐसा चैनल आपको एक पसंद करना है, एक ही चैनल से पढ़ना है भैया। ऐसे नहीं कि अपने इस चैनल से भी पढ़ रहे, इससे भी पढ़ रहे, इससे भी पढ़ रहे। इससे क्या होगा, आपका समय खराब होगा, मोबाइल का डाटा खराब होगा और आपका साथ ही साथ में क्या होगा, दिमाग भी खराब होगा। एक आदमी ने कह दिया कि हाँ महाराणा कुंभा ने इतने दुर्ग बनाए थे, दूसरे ने मान लो ऐसा कह दिया कि नहीं इतने नहीं बनाए, तीसरे ने ऐसा कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। एक चैनल आपने पकड़ लिया, एक चैनल से जैसे मान लो किसी चैनल वाले ने आपको राणा सांगा पढ़ा दिया, जैसे मान लो मेरा अपना ही चैनल है, अपने चैनल पे मैंने राणा सांगा पढ़ा दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आपने देख लिया, मैंने पढ़ा दिया, देख लिया, फिर जाओ आप अपनी गाइड में, आपकी गाइड में दिया होगा राणा सांगा का टॉपिक, उस गाइड से भी आप उस टॉपिक को पढ़ लो, दोनों जगह से तैयार हो गया। फिर राणा सांगा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को सोल्व करो, फिर देखो आपके कहाँ प्रॉब्लम आती है। पर चैनल एक ही देखना है भैया, और चैनल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपकी पैसों की बर्बादी ना हो, जहाँ आपके समय की बर्बादी ना हो, जहाँ अनावश्यक बातें ना हो। क्लियर है। अगला आता है ओमार की प्रैक्टिस, ओमार शीट बढ़ने की। देखो भैया आप फर्स्ट बार एग्जाम दोगे, अधिकतर स्टूडेंट्स जो 12वीं पास करके आए हैं, कंपटीशन एग्जाम उनकी फर्स्ट बार होगी। कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, जो भी पेपर आता है, पेपर में ऐसे नहीं कि टिक लगा दिए छोड़ दिए, आपको उसमें एक ओमार शीट भी दी आएगी। उस ओमार शीट में इस प्रकार से गोले आएंगे ABCD, उनके नीचे ऐसे गोले आएंगे सबके, समझ गए। इधर लिखा आएंगे प्रश्न नंबर 1, 2। अब पहले प्रश्न का मान लो आंसर C है, तो आपको इस C को गोला करना पड़ेगा, ऐसे ब्लैक करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर मान लो A है, तो आपको इसका गोला करना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने क्यों बताई है आपको, क्योंकि आपको कितने गोले बढ़ने पड़ेंगे, पूरे 200 गोले बढ़ने पड़ेंगे। और 200 गोले बढ़ने में ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 20 से 25 से 30 मिनट का समय तो आपको लगेगा ही लगेगा। समझ रहे हो, 25 से 30 मिनट का समय आपका इसमें खराब होगा। अब पेपर के लिए कितना समय बचा फिर आपके पास में, पेपर के लिए आपके पास में समय बचा मात्र 150 मिनट, और क्वेश्चन कितने, 200। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ओमार की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको गोले बढ़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आएगी। इसलिए एग्जाम से पहले कम से कम 5 से 7 बार ये ओमार शीट के जो गोले हैं इनको बढ़ने की कोशिश ज़रूर से करना, ताकि एग्ज़ाम देते समय आपको इस प्रकार की समस्या नहीं आए। वरना कई बार क्या होता है, फर्स्ट बार एग्ज़ाम देते हैं तो 1-1 घंटा तो अपना गोले काले करने में ही लग जाते हैं। अंतिम बात भैया, 100 ट्रिक से पढ़ो। 100 ट्रिक से कैसे, जैसे देखो मैं अपने ही चैनल की बात करूंगा, अपने दूसरों के नहीं करेंगे।
आपको मैंने राजस्थान के लोक देवता पढ़ा दिए, ठीक है। अब लोक देवता से संबंधित देखो भैया क्वेश्चन क्या आते हैं। मैंने हालांकि आपको डिटेल से पढ़ाया है, लेकिन आपको डिटेल से उनको याद नहीं करना है, समझ रहे हो आप। मैंने डिटेल से पढ़ाया है, लेकिन आपको डिटेल से याद नहीं करना, आप उनकी मोटी मोटी चीज़ें याद करो। देखो लोक देवता में क्वेश्चन क्या पूछ जाते हैं, उनका फेमस मंदिर कहाँ पे है, उनका मेला कब लगता है, उनकी पत्नियों के नाम पूछ ले, उनके घोड़े के नाम पूछ ले, या उनसे संबंधित कोई विशेष घटना पूछ ले। बस ये 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं। क्वेश्चन आ गया कि गोगा जी का मेला कब बढ़ता है। अब आपको गोगा जी की पूरी स्टोरी याद है, लेकिन ये याद नहीं, क्योंकि इन्हीं में कंफ्यूज होती है भैया। सबके मेले जो है वो भाद्र माह में बढ़ते हैं, किसी का शुक्ल पक्ष में, किसी का कृष्ण पक्ष में। तो ये जो मेन चीज़ें होती है ना, इनको आप एक अलग से कॉपी डाल लो और उसमें शॉर्टकट में लिख लो, और उस कॉपी का हर 4-5 दिन से आप क्या करते रहो, रिविजन करते रहो। इस प्रकार से भैया अगर आप फॉलो करोगे, इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे, तो मेरे ख्याल से आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन होने से कोई रोकने वाला नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हो, खुद आप 12वीं पास करके आए हो, इतना नॉलेज आप में है। ओके, दैट्स